नमस्कार। क्या आप सड़क से संसद चलेगी? यह मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जो नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा था और इस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और पेज बन चुका है जहां आवाज बहुत तेज जा रही है। वो आवाज है आरक्षण हटाओ आंदोलन की, RHA। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सीजेपी ने इस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाने का काम किया है, कुछ ऐसा ही काम आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रोटेस्टकर्ता भी सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर छात्रों से लेकर युवाओं तक अपनी अपनी मांगे और अपने अपने हित देखे गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या सड़क से ही लोग संसद चलाना चाहते हैं? अगर ऐसी सोच है तो शायद नहीं चलेगी। दरअसल आरक्षण हटाओ आंदोलन क्यों तूल पकड़ रहा है और इस पर बहस क्यों तेज हो गई है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या कोई इसके पीछे साजिश नजर आ रही है? आज इसी मुद्दे पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के सवाल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर यह तीखा हमला न सिर्फ सरकार पर हो रहा है और विपक्ष को भी घेरा जा रहा है। दोस्तों, आरक्षण हटाओ मुद्दे पर आखिरकार अभी तक विपक्ष क्यों चुप नजर आ रहा है? इसके अलावा इसी आरक्षण हटाओ मुद्दे पर सीजेपी कहां गायब हो गई, जो कुछ दिन पहले लगातार 36 दिनों तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी? वो आरक्षण मुद्दों पर क्यों चुप्पी साध ली है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर सीजेपी का कोई सिलेक्टिव ही माइंडसेट था कि सिर्फ सरकार से जुड़े ही मुद्दे को टारगेट किया जाए? आखिरकार सीजेपी को यह क्यों लग रहा है कि अगर आरक्षण हटाओ आंदोलन पर वो बोलते हैं तो विपक्ष ना ही नहीं बल्कि जंतर मंतर पर जो उसके साथ छात्र थे आंदोलन में, वो भी सीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आरक्षण हटाओ आंदोलन ने विपक्ष और सीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है या फंसा दिया है? इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मोदी सरकार सवर्णों को लेकर इतना भेदभाव क्यों कर रही है और आखिर सवर्णों को लेकर मोदी सरकार बर्बाद करने में क्यों तुली हुई है? इससे पहले आप देखिए, 4 से 5 महीने पहले जब यूजीसी आया था, वो भी लगभग सवर्णों के ही खिलाफ था। ऐसे में मोदी सरकार अचानक सवर्णों के खिलाफ क्यों होती जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्यों ना योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए और आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन अगर ये सवाल हम आज ढूंढेंगे और इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें जवाब मिल जाएंगे और एक एक शख्स बेनकाब होगा। वो सरकार भी बेनकाब होगी, विपक्ष भी बेनकाब होगा और सीजेपी जो नई प्रोटेस्ट पार्टी बनी है वो भी बेनकाब होगी। दोस्तों, दरअसल क्या है आरक्षण आंदोलन के लोगों की मांग? वो चाहते हैं आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, ये पहली उनकी मांग है। दूसरी मांग ये है कि SC ST को न देकर सिर्फ योग्यता को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी अगली मांग है प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट बनना चाहिए, उच्च शिक्षा में मेरिट बनना चाहिए। इसके अलावा उनकी चौथी मांग है आर्थिक आधार की स्थिति को देखकर ही जनता को यानी छात्र छात्राओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा संसाधन हीनता पर आरक्षण मिले, जिनके पास कम संसाधन होते हैं पढ़ने लिखने के, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार आरक्षण हटाओ आंदोलन पर विपक्ष क्यों चुप है। इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि लगातार विपक्ष ये हमलावर रहता है कि जो मोदी सरकार है उसमें ब्राह्मणवाद और ठाकुर और क्षत्रियवाद का बोलबाला ज्यादा रहता है और उच्च पदों पर सिर्फ यही ही विराजमान है। लेकिन विपक्ष यहाँ ये भूल जाता है कि उसकी पार्टी में भी क्षत्रिय और ब्राह्मण मौजूद हैं, तो वो
ऐसे में इसका विरोध इसलिए नहीं कर पा रहा है कि अगर वो आरक्षण हटाओ आंदोलन का विरोध करता है तो आज समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी पार्टी हो, कोई भी एनीथिंग पार्टी हो, अगर उस पर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद होकर एकजुट होकर आरक्षण हटाओ आंदोलन का साथ देता है तो उसके साथ जो एसटी वर्ग, एससी वर्ग और ओबीसी के जो लोग हैं और जो उनका वोट बैंक है वो निश्चित तौर पर छिड़कता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन विपक्ष यही ये जानता है कि अगर हमारे पास जनरल वर्ग के कार्यकर्ता हैं, जनरल वर्ग का वोट है तो वो सिर्फ कुछ ही % तक वो सीमित है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से ये तय कर चुका है कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे में वो आरक्षण हटाओ आंदोलन पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है और इसी चुप्पी को फायदा उठाते हुए सीजेपी जो काकरोच जनता पार्टी है उसके प्रमुख अभिजीत दीपके वो भी पूरी तरह से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह कि जो प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुआ जिसमें आप देखिएगा कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था उसमें जनरल लोग भी थे, ओबीसी भी थे, एसटी भी थे, एससी भी थे। तो छात्राओं ने सभी ने प्रदर्शन किया, नीट को लेकर किया। अब जो उसमें सवर्ण वर्ग के लोग हैं यानी वो क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। ऐसे में सीजेपी हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? तो सीजेपी क्यों साथ नहीं दे रही है ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ। सीजेपी का एक सिलेक्टिव माइंड है और वो सिर्फ मोदी सरकार के अगेंस्ट ही काम करती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सीजेपी प्रदर्शनकारी है, जो छात्राओं को लेकर चलती है, जो सभी वर्ग के छात्राओं को लेकर चलती है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजेपी का सिलेक्टिव पॉइंट है और आने वाले समय में भी आप देखिएगा, अभी तक सीजेपी आरक्षण हटाओ आंदोलन पर एक भी बयान नहीं दे पाई और आने वाले समय पर भी सीजेपी अपनी चुप्पी साधे रहेगी, क्योंकि इसमें साफ नजर आता है कि सीजेपी एक वर्ग और एक समुदाय को सिर्फ ऊंचा दिखाने की हमेशा कोशिश करती है और उनका साथ देने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन जो आरएचए जो आंदोलन है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसने पूरी तरह से विपक्ष और सीजेपी को फंसा दिया है और जो इस वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के, ये अब सीजेपी के झांसे में भविष्य में बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर सीजेपी ये कोशिश कर रही है कि भविष्य में किसी भी तरह का और सरकार के खिलाफ अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इस गलती को पूरी तरह से भूल जाए कि जो छात्र पिछली गलती कर चुके हैं जंतर मंतर पर, अब वो पूरी तरह से सीजेपी का साथ देने वाले नहीं है। क्योंकि अगर सीजेपी ने आरक्षण हटाओ आंदोलन में अगर साथ नहीं दिया तो समझ लीजिए सीजेपी का सिलेक्टिव पॉइंट सबको नजर आ जाएगा और सीजेपी धोखे की पार्टी है और सिर्फ विपक्ष का साथ देती है, एक वर्ग का देती है, एक समुदाय का देती है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब सीजेपी के उस दिन से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह भी है कि पिछले 12-13 वर्षों से जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार बैठी है और उस पर लगातार ये विपक्ष आरोप लगाता रहता है और कुछ निम्न समुदाय के लोग आरोप लगाते रहते हैं, वर्ग के लोग, कि जो बीजेपी पार्टी है वो आरएसएस की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सिलेक्टिव माइंडसेट ये भी रहता है कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की पार्टी है। तो ऐसे में अगर ये सिलेक्टिव माइंड सभी के दिमाग में सेट हो रहा है तो उन्हें मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से यूजीसी को लाकर ब्राह्मणों के खिलाफ और क्षत्रियों के खिलाफ मोदी सरकार ने नई चाल चली है और उसके बाद आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार की अभी भी चुप्पी नजर आ रही है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ने ठान लिया है कि जो उसका कोर वोट था और क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्या उससे अब छिटकता जा रहा है? क्या वो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तुली हुई है? अगर ये ऐसी बात है, क्योंकि हमने यूजीसी को लेकर देखा था कि ब्राह्मण समाज खुल कर आया था सपोर्ट में और उसने कहा था कि अगर मोदी सरकार हमारे खिलाफ जाती है और अगर यूजीसी वापस नहीं लेती है या उसमें कुछ संशोधन नहीं करती है तो फिर मोदी सरकार को इसके आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल यूजीसी दोस्तों एक ऐसा कानून था जिससे ब्राह्मण समाज के ऊपर ज्यादती हो रही थी। ऐसा समझे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये ऐसा था कि जैसे उच्च
शिक्षण संस्थान होते हैं, तो वहाँ और स्कूल कॉलेज जो होते हैं, तो वहाँ जो क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इन पर ऐसा आरोप लगता रहा है पूर्व में कि ये एससी वर्ग और एसटी वर्ग और ओबीसी को ये लोग परेशान करते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया था कि ओबीसी को भी इसमें यूजीसी में मान्यता मतलब रखा था। तो इसलिए कि जो प्रताड़ित करने की जो परंपरा है वो लंबे समय से आ रही है उत्पीड़न की। तो ऐसे में माना जा सकता था कि जो अब जो एससी वर्ग और एसटी वर्ग के साथ अगर ओबीसी के साथ अगर ये इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और केस दर्ज करा सकते हैं और उसका निस्तारण होगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और यहाँ तक कि ऐसी सजा भी मिल सकती है, रैगिंग भी नहीं हो सकती, एक कि उसको शायद भविष्य में भी कहीं दाखिला ना मिले और भविष्य में उसके शिक्षा पर संकट ग्रहण मंडरा सकता है दोस्तों। इसमें कोई नहीं। लेकिन एक बात ये भी पूरी ये सवर्ण समाज ये पूछ रहा है कि आखिरकार इतना कम आरक्षण मिलने के बावजूद हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और क्योंकि आप एक ये बात ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे संसाधन पढ़ने के नहीं है और अच्छी फीस भरने के नहीं है और मजबूरन कोई ऐसे दूसरे काम करने पड़ते हैं जो शायद वो करना गंवारा भी नहीं समझते। लेकिन ये बात अन्य लोगों को इसलिए समझ में आई कि क्योंकि उनको लगता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शीर्ष पदों पर हैं और वो सिर्फ अमीर हैं और उनके पास पैसों की कमी नहीं है और उनको आरक्षण बिल्कुल इस हिसाब से मिलना चाहिए कि उनको कम आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज का ये भी कहना है कि क्यों ना योग्यता के आधार पर लोगों का चयन हो। दोस्तों आप क्रीमी लेयर का मतलब समझते हैं? तो क्रीमी लेयर का इसमें एक शब्द है, तो क्रीमी लेयर का एक मतलब ये होता है कि आरक्षण जो मिलना चाहिए, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन में ये भी बात की जा रही है, वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनकी उसे सख्त जरूरत हो, इसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब जैसे सपोज दर्ज करिए कोई एससी वर्ग का कोई आदमी है, अगर उसको एक बार आरक्षण मिल गया, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के बाद वो सक्षम हो गया धन से। अब धन से सक्षम होने के बाद वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है, इसमें कोई डर है। तो क्यों ना ऐसे लोग जो एससी और एसटी समाज और ओबीसी समाज के लोग हैं, वो अगर सक्षम हो गए हैं सरकारी नौकरी में या उच्च पदों में, तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो लोग नहीं हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उच्च पदों पर पहुंच गए हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, फिर आपके बच्चों को मिलेगा, फिर उनके बच्चों को मिलेगा, तो ये आरक्षण की प्रक्रिया भविष्य में चलती जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही बात लगातार ये उठाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। और क्यों ना हो, क्यों ऐसा माना जाता है कि आप ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को देख लीजिए, तो आज भी वो दूसरों पर निर्भर हैं और सरकार के योजनाओं पर निर्भर हैं और भरण पोषण के लिए ऐसे लोग निर्भर हैं जो जिनका जीवन काल बहुत कष्ट से गुजर रहा है, उन्हें समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन में कुछ ऐसी बातें हो रही, वो ये भी कह रहे हैं कि ये सभी वर्गों को समान शिक्षा भी मिलनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, निम्न वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार है, उसको भी देश में रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो उन्हें भी पूरी तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए। दोस्तों एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर ये आंदोलन जो चल रहा है आरक्षण वाला, सपोज दैट ले लेते हैं, अगर जैसे 100 नंबर का एक पेपर हुआ नीट का, ठीक है, अब उसमें 90 मेरिट जो गई है वो जनरल की गई है और 80 मेरिट ओबीसी की गई है और एससी की मेरिट जो है एससी एसटी की वो 70 गई है। तो अगर 90 से एक कम 89 हो जाता है दोस्तों, तो वो लड़का सिलेक्ट नहीं होगा अगर जनरल समाज का है, मतलब वो डॉक्टर बनने के योग्य नहीं है अगर उसके 89 नंबर है दोस्तों, 89 नंबर। लेकिन अगर उसी के जो ओबीसी वर्ग का है और जो एससी एसटी वर्ग का है, अगर उसी के 79 और 69 नंबर है, तो वो डॉक्टर बनने के योग्य कैसे हो सकता है दोस्तों? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे में योग्यता नहीं है? ऐसा कई बार ये भी देखा गया है कि -0 आप छोड़िए, 0 छोड़िए, आप -40 वाले को भी नीट में दाखिला मिल रहा है। और तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या आप -40 वाले से अपना इलाज कराना चाहेंगे या तो फिर आप 90 और 80 नंबर वाले अच्छे मेरिट लाने वाले से इलाज कराना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा हम अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं जब भी कोई हमारे परिवार में बीमार होता है, ठीक है। और आरक्षण के नाम पर ऐसे ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं दोस्तों कि उन्हें निश्चित तौर पर इस बात का कोई ज्ञान नहीं है और न जाने कितने पेशेंटों के साथ गलत हो रहा है। ये मैं कुछ चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे केस बहुत देखे गए हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों एक रिपोर्ट की मैं बात कर लेता हूँ, एक गंभीर आंकड़ा है, ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट। दोस्तों रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि 37% ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में उन्हें कभी लाभ मिला ही नहीं। उन्हें डाल तो दिया गया है कि कभी लाभ मिला, क्योंकि क्या होता है कि सरकार ये सोचती है कि अगर हम कोई जातियों में अगर इधर से उधर जातियां वो कर रहा है, दरअसल बात यह कि नई जातियां आती कहाँ से हैं, ये पनपती कहाँ से है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 37% ऐसी जातियां हैं जो जबरदस्ती ओबीसी में डाल दी जाती है, लेकिन ओबीसी में अगर आप अभी भी ऐसी लगभग 2600 से अधिक जातियां हैं, तो उनसे पूछ लीजिए क्या आपको इसका लाभ मिलता है, तो उनमें से आधे से ज्यादा यानी 70% ऐसी जातियां बता दें, लोग कह देंगे कि हमें ओबीसी में तो डाला हुआ है लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई न सरकारी लाभ मिलता है, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिलता है। आप बता दीजिए ऐसी जातियों को वहां पे मतलब क्या है। तो ये सवाल ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं जो सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार है कि बिल्कुल मौन है और चुप है। तो ये आरक्षण हटाओ आंदोलन कोई गलत आंदोलन नहीं है, इस पर निश्चित तौर पर सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए। और सीजेपी जो छात्रों की मसीहा बन रही थी, आज बिल में छुपी बैठी है, और विपक्ष के लोग जो सरकार को कोसने पर बैठे हैं, संसद नहीं चलने देते हैं, उन्हें भी ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए दोस्तों। और एक बात और ये समझ लीजिए कि एक उड़ीसा में का एक आंकड़ा है, तो वहां पे 75% दोस्तों आरक्षण दे दिया गया। आप किस आधार पर दे दिया गया वो आरक्षण, वो सरकार उड़ीसा की जानती है। वहीं एमपी सरकार ने क्या किया कि जनरल की 100 सीटें घटाकर एससी एसटी ओबीसी की 100 सीटें बढ़ा दी। मतलब जनरल वर्ग के लोगों के साथ इतना भेदभाव आखिरकार सरकार करने में क्यों तुली है, ये जानते हुए कि सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे और सही है कि गलत है, इसमें एक खोजनीय विषय हो सकता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, उससे और लगातार ब्राह्मण क्षत्रिय समाज लगातार बीजेपी को वर्षों से वोट करता नजर आ रहा है। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज कभी झुकता नहीं है, आप ये देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार है कि दोनों वर्गों को नीचे झुकाने में तुली हुई है, बर्बाद करने में तुली हुई है। ये सबसे बड़ा है। और देश विदेश में आरक्षण हटाओ आंदोलन अब देखा जा रहा है दोस्तों। आप देखिए कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन जोरों शोरों 35 लाख लोग दोस्तों जुड़ गए हैं इस इंस्टाग्राम पेज से आरक्षण हटाओ आंदोलन के। और निश्चित तौर पर यह प्रदर्शन बहुत जोर पकड़ेगा आने वाले समय में, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार।